दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है जो आपको हिला करके रख देगी। एक ऐसी खबर जिसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो दिखा रही है, बीबीसी दिखा रही है, अल जजीरा दिखा रही है, लेकिन भारत की गोदी मीडिया गहरी नींद में सो रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदू पशु व्यापारी आज सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, साहब हमें जहर दे दो लेकिन हमारी गाय खरीदने वाले को तो भेज दो। जी हां, आपने सही सुना, वही हिंदू व्यापारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वही हिंदू व्यापारी जिन्होंने सोचा था कि अब बंगाल में हिंदुओं की सरकार आएगी तो उनके अच्छे दिन आएंगे, आज वही हिंदू व्यापारी कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं और उनकी गायें मार्केट में बिना बिके खड़ी हैं। मामला क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, कौन है इसके पीछे, क्या कह रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और क्या है वो 30,000 करोड़ रुपए की चोट जो बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहेंगे कि ऐसी असली खबरें आपके पास हर रोज पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो खबर है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं बंगाल की उन गलियों में जहां आज एक नया तमाशा चल रहा है। देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत होती है मई 2026 से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं शुभेंदु अधिकारी और सरकार बनते ही 13 मई को एक नोटिफिकेशन जारी होता है। यह नोटिफिकेशन है पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत। अब इसमें लिखा क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि अब बंगाल में कोई भी सांड, बैल, गाय, बछड़ा या भैंस तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक सरकारी पशु चिकित्सक से एक सर्टिफिकेट न मिल जाए कि ये जानवर काटने लायक है या नहीं। और सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब जानवर की उम्र 14 साल से ज्यादा हो या फिर वो स्थायी रूप से अपंग हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो। यानी सीधी सी बात, 14 साल से कम उम्र की कोई गाय, कोई बैल, कोई बछड़ा बंगाल में अब काटा नहीं जा सकता है। और यह नोटिफिकेशन कब आया, ठीक बकरीद से ठीक पहले, जब पूरे राज्य में पशु व्यापार अपने पीक पर होता है। अब आप सोचिए, बकरीद आ रही है 27-28 मई को और 13 मई को यह आदेश आ गया। हजारों व्यापारी जो महीने पहले से गाय खरीद चुके हैं, बैल खरीद चुके हैं, उनको खिला पिला करके तगड़ा करके रखे हुए हैं ताकि बकरीद के मौके पर अच्छे दाम पर बेच सकें, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन व्यापारियों में अधिकांश हिंदू हैं। जी हां, हिंदू व्यापारी हैं ज्यादातर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो ये बंगाल की एक खास सामाजिक संरचना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बंगाल में जो घोष समुदाय है, जिसे ग्वाला और सदगोप भी कहा जाता है, यह पारंपरिक रूप से दूध का व्यापार करने वाला समुदाय है, गाय पालने वाला समुदाय है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग गाय पालते हैं, उनका दूध बेचते हैं और जब गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, बच्चे पैदा करना बंद कर देती है 7-8 साल बाद, तब वो उसे बेच देते हैं, मुख्यतः मुस्लिम खरीदारों को, और इस पैसे से वो अपना कर्जा चुकाते हैं, नई गायें खरीदते हैं, अपना धंधा चलाते रहते हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो आपको ध्यान से समझना होगा। ये जो घोष समुदाय है, ये बंगाल के दशकों से आरएसएस और भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। जब बंगाल में भाजपा का एक भी विधायक नहीं था, तब भी घोष मोहल्ले संघ के सबसे मजबूत गढ़ हुआ करते थे। यानी जिन हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया, जिन हिंदुओं ने सोचा कि अब उनकी सरकार आएगी और उनके धंधे चमकेंगे, आज उन्हीं के धंधों पर पहली गांज गिरी है। ये पॉलिटिकल आयरनी है, ये वो सच्चाई है जो कोई नहीं बताना चाहता दोस्तों। और अब एक पल के लिए रुकिए और ये सोचिए कि ये जो कानून लागू किया गया है, इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है। सरकार कहती है कि ये पुराना कानून है, 1950 का है, 2018 में हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इसे लागू करो, हम तो बस उसी आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये कानून इतना पुराना था तो पिछले 75 साल से किसी भी सरकार ने इस पर इतनी सख्ती से अमल क्यों नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही हो या तृणमूल कांग्रेस की रही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लागू ही करना था तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए था, पशु चिकित्सकों की एक टीम तैनात करनी चाहिए थी, सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था, प्रक्रिया पहले से स्थापित होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बकरीद से सिर्फ 15 दिन पहले अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई।
अब बात करते हैं उन खबरों की जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखा रही है। अल जजीरा ने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है धौलागढ़ कैटल मार्केट से, जो कोलकाता के पास का सबसे बड़ा पशु बाजार है। रिपोर्टर लिखती हैं कि बकरीद से एक हफ्ते पहले इस मार्केट में जहां पहले 1000 से 1500 जानवर बिकते थे, वहां सिर्फ 200 जानवर रह गए हैं, और वो भी बांस के खंभों से बंधे हुए तेज धूप में खड़े हैं। खरीदार कोई नहीं है। एक हिंदू व्यापारी जो पूर्वी मेदिनीपुर जिले से 130 किलोमीटर का सफर करके कोलकाता आया है, उसने अल जजीरा को बताया कि उसने ऊंची ब्याज दर पर कई कई लोन ले रखे हैं ये जानवर खरीदने के लिए, और अब लोग डर के मारे कोई गाय खरीदने नहीं आ रहा है। पिछले साल उसने 100 जानवर बेचे थे, इस साल एक भी नहीं बिका। एक और दिलचस्प तथ्य अल जजीरा की रिपोर्टर बताती हैं कि धौलागढ़ मार्केट में दशकों से यह परंपरा चली आ रही है कि सभी विक्रेता हिंदू हैं और लगभग सभी खरीदार मुस्लिम हैं। ऑफ सीजन में भी यहां पर दुधारू पशुओं का व्यापार होता है और ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए जानवर बेचे जाते हैं। यह कोई धार्मिक मुठभेड़ नहीं है, यह केवल और केवल एक आर्थिक रिश्ता है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और इस आर्थिक रिश्ते में अगर आज कोई दरार आती है तो इसकी जिम्मेदारी राजनीति की है, उन नेताओं की है जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस संतुलन को बिगाड़ा है। और यह बीबीसी ने भी विस्तार से कवर किया है। बीबीसी ने सुरजीत घोष नाम के एक 42 साल के डेयरी फार्मर से बात की, भांगर के बमुनिया गांव से। सुरजीत बोलते हैं, साहब हमारा परिवार पीढ़ियों से दूध के धंधे पर जीता आया है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है 7-8 साल बाद, तब हम उसे बेचते हैं। उसी पैसे से नई गाय आती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, घर चलता है। अगर मैं इस बार नहीं बेच पाया तो 15 से 16 लाख रुपए का नुकसान होगा। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुका हूं। यही कहानी विश्वजीत घोष की है, 35 साल के, जिन्होंने बताया कि कई किसानों ने ऊंची ब्याज दर पर कर्जा लिया था, अपनी पत्नियों के गहने गिरवी रखे थे, जमीन गिरवी रखी थी इन गायों को पालने के लिए। और एक और किसान संजीत घोष ने बीबीसी को बताया कि उनके पास 20 जानवर है बिकने के लिए तैयार, 6 लोगों का परिवार है घर पर खाने को, और अब जो लोग एडवांस पेमेंट दे चुके थे वो भी पैसे वापस मांगने लगे हैं। अब आपको एक और बहुत बड़ा आंकड़ा बताता हूं। इंडिया टुमारो की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पाबंदी लगाई गई है, इसने बंगाल की 30,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा वार किया है। 30,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं होती है दोस्तों। और ये केवल किसानों का नुकसान नहीं है, इसका असर लेदर इंडस्ट्री पर पड़ेगा, मीट प्रोसेसिंग पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ेगा, उन हजारों मजदूरों पर पड़ेगा जो इन सेक्टरों में काम करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दक्षिण 24 परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद जिले के पशु बाजारों में खरीदारों की संख्या में से 50 से 70% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी आधे से ज्यादा खरीदार गायब हो गए हैं। अब बात आती है दूसरे पहलू की, मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया क्या रही। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल के नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने एक अपील जारी की। उन्होंने कहा, इस्लाम में यह जरूरी नहीं है कि बकरीद पर सिर्फ गाय की ही कुर्बानी दी जाए, बकरी की भी कुर्बानी दी जा सकती है, भेड़ हो सकती है, ऊंट हो सकता है। हम सरकार के कानून का सम्मान करते हैं, सामाजिक तनाव से बचना चाहते हैं, इसलिए लोगों से अपील है कि वो गाय खरीदने न जाएं। अब इस अपील का सीधा असर यह पड़ा कि मुस्लिम खरीदार बाजारों से नादारत हो गए हैं, और जो हिंदू व्यापारी अपनी गाय बेचने आए थे वो बैठे रह गए। और यहां पर एक ऐसी विडंबना खड़ी हुई कि सोशल मीडिया पर लोग इसे यूएनओ रिजर्व मूवमेंट कहने लगे हैं, यानी मुस्लिम बन गए गाय के रक्षक और हिंदू व्यापारी मांग करने लगे कि उनकी गाय बिक जाए। और इन्हीं हालातों में एक वीडियो वायरल हुआ, एक हिंदू व्यापारी जो हाथ में अपनी अनबिकी गाय की रस्सी पकड़े खड़ा है, कैमरे पर रोते हुए बोलता है, भाजपा हमें मुसलमानों को गाय क्यों नहीं बेचने दे रही है? मुसलमानों ने तो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, चुनाव से पहले तो ये बात कोई नहीं बोल रहा था, तो अब क्यों रोक रहे हैं? जहर दे दो हमें फिर। मागराहाट का एक और हिंदू युवक बोलता है, अगर हम ये गाय नहीं बेच पाए तो हम क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? नदिया जिले के एक महिला व्यापारी ने बताया कि उन्होंने एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर के गाय खरीदी थी। दीपा घोष नाम की एक महिला ने कहा कि बैंक का कर्जा कैसे चुकाएंगे, इन जानवरों पर क्या करें, इन्हें रखने के लिए हमारे पास कोई शेड भी नहीं है,
कुछ व्यापारियों ने तो विरोध प्रदर्शन में जहर की बोतलें तक हाथ में लेकर के खड़े हो गए थे। हालात इतनी खराब है। अब बात करते हैं उस अहम घटना की जिसने आग में घी डालने का काम किया। 16 मई 2026 को भाजपा की हिंगलगंज से विधायक रेखा पात्रा ने एक पशु ले जा रहे ट्रक को रोका और गाय का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा। जी हाँ, गाय का जन्म प्रमाण पत्र। यह घटना नेशनल मीडिया में छाई रही और इसके बाद कई जगहों पर गौरक्षक संगठन सक्रिय हो गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी पशु बाजारों के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि भले ही कानूनी तौर पर 14 साल से ऊपर की गाय बेची जा सकती थी, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर कोई व्यापारी अपनी गाय ट्रक में लोड करके मार्केट तक ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रास्ते में कब कौन गौरक्षक रोक ले और मारपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं था दोस्तों। और अब बात करते हैं अदालत की कार्रवाई की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और विधायक अखरुजमा ने इस नोटिफिकेशन को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। 21 मई को मुख्य न्यायाधीश सुजोय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि बकरीद पर पशु बलि एक वैकल्पिक धार्मिक प्रथा है, अनिवार्य नहीं, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसकी रक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार ने कहा कि यह नोटिफिकेशन तो 2018 के एक हाई कोर्ट के आदेश के तहत ही जारी किया गया है, जो कि अंतिम हो चुका है, और क्योंकि उसे चुनौती नहीं दी गई थी। अंत में 22 मई को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि वो 13 मई के नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो नोटिफिकेशन में 2 और बातें जोड़े। पहली की सार्वजनिक स्थानों पर गाय और भैंस की बलि सख्ती से प्रतिबंधित होगी, और दूसरी ये महत्वपूर्ण है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1958 के मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य मामले का हवाला दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी की। आपको ये एक दिन पहले याद आता है, कोई अर्जेंसी नहीं है, और अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया गया, यानी कानूनी रास्ते भी बंद हो गए और बकरीद से ठीक एक दिन पहले व्यापारी अपने अनबिके जानवरों के साथ खड़े रह गए। अब आपको एक और दिलचस्प पहलू बताते हैं। राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। पहले तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बकरीद पर 2 दिन छुट्टी होती थी। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने वित्तीय विभाग की 23 मई की अधिसूचना के माध्यम से इसे घटा करके 1 दिन दे दिया। सिर्फ 28 मई को छुट्टी होगी, यानी जहां एक तरफ पशु बाजार बंद हो रहे हैं, वहां दूसरी तरफ छुट्टी भी कम कर दी गई है। कोलकाता के मशहूर बर्गर शॉप ने एक अपने बीफ बर्गर बेचना बंद कर दिया है। हालांकि बंगाल में बीफ पर तकनीकी प्रतिबंध नहीं है। मालिक ने कहा, हमारे बर्गर का कोई धर्म नहीं है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूं। यानी डर का माहौल इस कदर बना हुआ है कि लोग खुद ही अपने धंधे बंद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई गायों की रक्षा के लिए हो रहा है? तो आइए आपको राजस्थान का एक तुलनात्मक दृश्य दिखाते हैं। राजस्थान, जहां भाजपा की सरकार है, जहां गाय की रक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां सैकड़ों गायें लावारिस सड़कों पर मरी पाई गई हैं, प्लास्टिक खा करके तड़प तड़प करके मर गई हैं। गौशालाओं में व्यवस्था नहीं है। यानी जिन राज्यों में गायों की रक्षा का दावा सबसे ज़्यादा है, वहीं गाय की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। और जिस बंगाल में अब तक गायों का व्यापार होता है, वहाँ कम से कम वो लावारिस तो नहीं थी, सड़कों पर मरी हुई तो नहीं पड़ी थी। एक आर्थिक तर्क ये भी है कि अगर लोग गाय पालेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें बेचने का कोई रास्ता नहीं है, तो लंबे समय में बंगाल में गायों की संख्या ही कम हो जाएगी। यानी जिस उद्देश्य से ये कानून लागू किया जा रहा था, वो उद्देश्य ही फेल हो गया। और एक और बात जो मीडिया में नहीं आ रही है, ये जो पूरा ट्रेंड था, ये केवल आर्थिक लेन देन नहीं था, ये बंगाल का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय इस आर्थिक चेन में जुड़े हुए थे। हिंदू पालते थे, मुस्लिम खरीदते थे, दूध हिंदुओं के पास रहता था, चमड़ा अलग व्यापार में जाता था, मीट प्रोसेसिंग में मुस्लिम लोग थे, ट्रांसपोर्ट में दोनों समुदाय थे। ये एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम है। और अब आप पॉलिटिकल कारणों से इस सिस्टम को तोड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं गरीब लोगों का होता है जिनका इस सिस्टम से पेट पलता था। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने ठीक ही कहा, भाजपा सरकार मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में हिंदुओं को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पशुपालन में लगे 80% लोग गैर मुस्लिम हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर सोचने वाला इंसान पूछ रहा है, क्या ये सब केवल वोटों की राजनीति है?
2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा ने हर मंच पर कहा कि बंगाल में गौ हत्या रुकनी चाहिए, गायों की रक्षा होनी चाहिए। ये नैरेटिव लगातार बेचा गया और इसी नैरेटिव पर वोट मिले। अब जब सरकार आई तो वादा पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? उन्हें हिंदू वोटर का दिवालिया हो जाना जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। और अब जब बैकलिश आया, जब हिंदू व्यापारी सड़कों पर उतरने लगे, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट करने लगी। तब सरकार ने थोड़ी ढील दी। 14 साल से ऊपर की गायों को सर्टिफिकेट के साथ बेचने की इजाजत थी, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर वो ढील भी कागजी ही है, क्योंकि सर्टिफिकेट देने का कोई ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है। पशु चिकित्सक हर जगह उपलब्ध नहीं है और गौरक्षक संगठन सड़कों पर सक्रिय हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। राजनीति जब आर्थिक यथार्थ से टकराती है तो आम आदमी पिसता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बंगाल में अभी हिंदू पशु व्यापारी और मुस्लिम खरीदार दोनों एक साथ पिस रहे हैं, जबकि उनके बीच पीढ़ियों से एक भरोसा का रिश्ता था, एक आर्थिक रिश्ता था। और ये रिश्ता अब सिर्फ इसलिए टूट रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर पॉलिटिक्स खेली। कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, बकरीद आ चुकी है और हजारों हिंदू व्यापारी आज भी अपनी अनबिकी गायों के साथ खड़े हैं, इस उम्मीद में शायद कोई खरीदार आए, शायद उनका लोन चुक जाए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं। क्या गायों की रक्षा के नाम पर हिंदू व्यापारियों को कर्ज में डुबोना सही है? क्या एक ऐसा कानून जो दशकों पुराने एक आर्थिक तंत्र को तोड़ दे, उसे लागू करने का यही सही समय था? और क्या आपको लगता है कि ये कहानी अगले कुछ हफ्तों में और भी गंभीर मोड़ लेगी? अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि यही असली पत्रकारिता है, जहां सवाल पूछे जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये जानकारी हर भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी निडर रिपोर्ट केवल आपके सहयोग से ही चलती है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।